नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की जांच, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, खासतौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी हैं। अब समय बहुत बदल चुका है। हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी हैं। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। शांतिलाल शाह नाम से गठित इस समिति को महिलाओं द्वारा की जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकार के मुद्दे पर विचार करने का कार्य सौंपा गया। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 या MTP एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में ये कानून उपयोगी है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। तो नवीन जी, आपको भ्रूण की टेस्टिंग और गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है और आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी कार्यक्रम में। लेकिन अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप भी कॉल करें। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और 0120612793 सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा क्या है। रेशु जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में तकनीक जो है बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है और तकनीक के आधार पर इसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उपकरण बाजार में मौजूद हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन। तो ये मशीनें यहाँ तक सक्षम है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है उसको भी पता करके बताया जा सकता है। देखिए, जो मूल मकसद होता है इस तरह के तकनीक के उपयोग का, वो होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और उसकी सेहत से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन यदि तकनीक है तो तकनीक का दुरुपयोग भी होता है। हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर लिंग परीक्षण करने के बाद जब ये पता चला कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह लड़का नहीं लड़की है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जहां पर उस भ्रूण की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से गर्भ में लिंग निर्धारण करना और लिंग निर्धारण के परिणाम स्वरूप यदि किसी भ्रूण की हत्या गर्भ में ही कर जाती है या अबॉर्शन करा दिया जाता है, तो इसी को कानून में भ्रूण हत्या कहा गया है।
कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके यदि लिंग निर्धारण किया जा रहा है और उसके परिणाम में यदि ये पता चलता है कि लड़की है तो फिर उसकी हत्या कर देना, इसको भ्रूण हत्या के तौर पर परिभाषित किया गया है कानून के अंदर। जी सर, भ्रूण या जन्मे बच्चे के क्या कुछ कानूनी हक होते हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। रेशु जी, कानून को यदि हम देखें तो कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान हमें कहीं भी नहीं मिलता जो भ्रूण या अजन्मे बच्चे के कानूनी अधिकारों को निर्धारित करता हो। यदि हम संविधान की धारा 21 को देखें तो जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी के शब्दों में यदि कहा जाए कि जजमेंट में उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की थी कि भ्रूण या अजन्मा बच्चा जो होता है कानूनी तौर पर उसको व्यक्ति नहीं माना जा सकता, लेकिन जो मानव जो उत्पन्न होता है वो किसी न किसी स्त्री के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। और आर्टिकल 21 जो है, जो जीवन का आधार, जीवन का अधिकार हमें प्रदान करता है, मौलिक अधिकार, ये सिर्फ ऐसे लोगों से डील करता है जो कि जीवित हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। जो एग्जिस्ट नहीं करते उनके संबंध में ये धारा जो है बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं कहता है। लेकिन यदि हम दूसरे कानूनों को देखें, जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, इस कानून की धारा 30 के सबसेक्शन 3 में यह कहा गया है कि यदि कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ में पल रहा है तो उसको भी संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। हालांकि ऐसे बच्चे को जीवित व्यक्ति नहीं माना जाता है इस कानून में भी, लेकिन फिर भी अजन्मे बच्चे को भी संपत्ति हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जी। तो ये कह सकते हैं कि संपत्ति हस्तांतरण का अधिकार तो है। इसी प्रकार यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 देखें तो वहां भी ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गर्भवती महिला को मृत्यु दंड दिया जाता है और ये पता चलता है कि महिला गर्भवती है, तो ऐसी महिला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सीआरपीसी की सेक्शन 416 भी उस अजन्मे बच्चे को जीवित जन्म लेने का अधिकार देती है। जी। इसी प्रकार से हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 20 को यदि हम देखें तो ये प्रावधान भी जो है भ्रूण के अधिकारों को नियंत्रित करती है। और ये कानून जो है ये भी गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी जीवित व्यक्ति के समान दर्जा उसको देता है। और साथ ही साथ यदि कोई मृतक है जिसकी संपत्ति को बांटना है उसके लीगल एयर्स के अंदर, तो वहां पर अजन्मे बच्चे को भी समान अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया है। इसी प्रकार से यदि हम आईपीसी की धारा 312 से 316 देखें तो यहां भी अजन्मे बच्चे को प्राथमिकता दी गई है। इन धाराओं के तहत यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकता है या गर्भपात का कारण बनता है तो उस मामले में है ना वह व्यक्ति जो है उत्तरदायी होगा भ्रूण की हत्या के लिए। जी। इसी प्रकार से परिसीमन अधिनियम में भी जो नाबालिग शब्द की परिभाषा है उसमें अजन्मे बच्चे को भी शामिल किया हुआ है। तो ये कानूनी प्रावधान है जो अलग अलग कानून में एक या एक से ज्यादा अधिकार अजन्मे बच्चे को भी दिए गए हैं। जी सर, अजन्मे बच्चे के भी इतने सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में जानकारी ही नहीं होगी, लेकिन आपने इस पर प्रकाश डाला। कई और चीजें हैं जिनको हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरे तरीके से प्रतिबंधित है और किन हालातों में टेस्टिंग संभव है?
रेशु जी, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने बताया कि तकनीक बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। बहुत सारी मशीनें हैं जो गर्भावस्था के दौरान भी भ्रूण किस प्रकार से पल रहा है गर्भ के अंदर, इन चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए, जो प्रतिबंध है वह केवल इस बात के लिए है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। केवल इस बात पर प्रतिबंध है। लेकिन यदि उस बच्चे की सेहत, उसके स्वास्थ्य और प्रसव के दौरान यदि कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने का या कोई भी खतरा उत्पन्न होने की यदि आशंका है, तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए और उस भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है गर्भ के अंदर, इन चीजों को स्टडी करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे गुणसूत्रीय असमानताएं हैं, उन चीजों को यदि पता लगाना है और उससे होने वाली जो बच्चे के जन्म के बाद जो उसके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, उनको उनकी रोकथाम के लिए ये परीक्षण किया जा सकता है। जैसे क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स या एनोमलीज जो है जी, उसको करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई आनुवांशिक या मेटाबॉलिक रोग यदि होने की संभावना है, जैसे मान लेते हैं माता या पिता में कोई भी बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहा है और वो साइंटिफिकली उसका कोई ठोस कारण नहीं मिलता है और ये लगता है कि आनुवांशिक तौर पर परिवार में बहुत ज्यादा मोटापे के कारण है ना, और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज या मोटापे से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो क्या बच्चे के ऊपर भी इस तरह का कोई खतरा है? इन चीजों का जांच करने के लिए जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है उसके तहत जांच किए जा सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है जी। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन या रक्त से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए या प्रसव पूर्व यदि कोई महिला गर्भधारण करना चाह रही है, तो उस समय भी जो है बहुत सारे परीक्षण ऐसे हैं जो कि किए जा सकते हैं और गर्भधारण के बाद भी बच्चे की सेहत से संबंधित जो परीक्षण है उनको किए जाने की अनुमति है जी। और आज के विषय से संबंधित आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। भ्रूण हत्या को लेकर आज जानकारी हमारे विशेष कार्यक्रम में आपको मिल रही है। सर, ये बताएं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या PNDT एक्ट क्या है और इसे क्यों बनाया गया, क्यों कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ी? ऋषि जी, जो PNDT एक्ट है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जिसको हम गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 भी कहते हैं, ये अधिनियम इसलिए लाया गया था कि जो पंजीकृत चिकित्सक हैं उनके द्वारा कुछ गर्भधारण के समापन और इससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए ये कानून बनाया गया था। इस कानून को व्यापक देखभाल के लिए तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मेडिकल और उपचारात्मक मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज इनको प्रोवाइड करने और इनका विस्तार करने के मकसद से लाया गया था। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व जो निदान तकनीक अधिनियम 1994 में लाया गया था, उसका मकसद ये था कि जो कन्या भ्रूण हत्या बहुत व्यापक तौर पर हमारे देश में चल रही थी और जिसकी वजह से लिंगानुपात भी जो है वह असमान हो रहा था, बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हो रही थी, तो ऐसी घटनाओं को और इन समस्याओं को रोकने के लिए, ताकि कन्याओं का भ्रूण हत्या ना हो सके
लिंगानुपात में जो व्यापक स्तर पे अंतर पाया जा रहा था उसको वापस से बैलेंस किया जा सके, ये सारे मकसद थे जिसकी वजह से ये दोनों कानून जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट लाया गया था। सर ये भी बताएं, अस्पतालों नर्सिंग होम्स के लिए PNDT एक्ट के तहत क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? जी देखिए, बहुत सारे गाइडलाइंस जो है अस्पतालों के लिए और नर्सिंग होम्स के लिए बनाए गए। जो सबसे पहला दिशा निर्देश है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जितनी भी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है गर्भावस्था के दौरान बच्चे की सेहत का आकलन करने के लिए, इन मशीनों का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक बनाया गया है। ऐसे कोई भी यदि नर्सिंग होम्स है या अस्पताल हैं तो मशीन जहां जहां पर वे अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग करना चाहते हैं वहां पर कम से कम 3 महीने मशीन वहां पर इंस्टॉल करने से 3 महीने पहले उनको मंजूरी लेना होगा और उन जगहों का पंजीकरण करना होगा। साथ ही साथ जब मशीनें वहां पर इंस्टॉल होती हैं तो मशीनों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मशीन के रजिस्ट्रेशन के अलावा जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो इन मशीनों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके स्टडीज परफॉर्म करते हैं, जांच करते हैं, ऐसे रेडियोलॉजिस्ट का भी पंजीकरण आवश्यक होता है और उनका सर्टिफिकेशन कराना होता है। जो भी ऐसे डॉक्टर हैं जिनको ऑथराइज किया जा रहा है इन मशीनों का उपयोग करने के लिए, उनके पास में पर्याप्त क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा, जो कि ये प्रमाणित करे कि वे सक्षम व्यक्ति हैं इन मशीनों का उपयोग करने के लिए। इसके अलावा यदि कोई मशीन अस्पताल के किसी भी एक शाखा में रजिस्टर्ड है तो उस एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर उस मशीन को किसी दूसरी शाखा में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये प्रतिबंधित है। साथ ही साथ जो रेडियोलॉजिस्ट जिस शाखा के लिए पंजीकृत कराया गया है वह भी उसी शाखा में उपस्थित होकर के सारे जांच करेगा, ना कि किसी दूसरे स्थान पर। इसी प्रकार से मशीनों को भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है एक शाखा से दूसरी शाखा में। यदि दूसरी शाखा में प्रयोग करना है तो उसका अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है अस्पताल में या नर्सिंग होम में, जैसे कि मशीन का उपयोग या उसकी जगह में किसी प्रकार का परिवर्तन, तो इसकी सूचना भी कम से कम 30 दिन पहले देनी होती है, उसके बाद ही ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड से संबंधित दिशा निर्देश है। जो भी पेशेंट जिनकी जांच की जाती है उनका रिकॉर्ड जो है अस्पतालों और नर्सिंग होम को मेंटेन करना होता है और जो अल्ट्रासाउंड के फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं उनको भी उस रिकॉर्ड के साथ में कम से कम 2 साल की समय तक सेफ रखना होता है, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मान लेते हैं कि ऐसी संस्था अस्पताल या नर्सिंग होम के खिलाफ यदि कोई मामला लंबित है किसी न्यायालय में, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है उसमें रिकॉर्ड को 2 साल से ज्यादा समय तक के लिए भी, जब तक कि उस केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल का, उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है उसको रिसेप्शन एरिया में जिस कमरे के अंदर मशीन इंस्टॉल्ड है जहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी की जा रही है वहां पर उसको प्रदर्शित करना होगा दोनों ही कमरों में। साथ ही साथ अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए ये भी दिशा निर्देश है कि वे स्पष्ट तौर पर पढ़े जाने योग्य बड़े अक्षरों में ये चीज लिख करके प्रदर्शित करें कि उस संस्था के अंदर लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है और
ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट यदि कोई पेशेंट करता है लिंग निर्धारण के लिए तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ ऐसी भाषा में ये निर्देश लिखे जाने चाहिए जहां जिस भाषा को हर कोई समझ सके जी। उसके बाद में जितने भी पंजीकृत सेंटर्स हैं इनको हर महीने की 5 तारीख तक एक मासिक रिपोर्ट जो है ये सबमिट करना होता है। और जब भी लाइसेंस आपका समाप्त होना हो उससे कम से कम 1 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए आवेदन देना होता है। तो ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हर एक अस्पताल और नर्सिंग होम को फॉलो करने हैं जी। सर आज और यदि इनका उल्लंघन होता है जी तो जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है जी, जो कि 1 लाख रुपए तक जा सकता है और 5 साल की कैद भी हो सकती है। जी। सर आज के विषय पर इतने विस्तार से हमारे तमाम दर्शकों को कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।